हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम टॉक्सिक मूवी की पूरी कहानी एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको मेरी बताई हुई स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यार जरूर दिखाइएगा। तो बिना देर किए सीधे कहानी की शुरुआत करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें एक सर्कस दिखाई देता है। इस सर्कस में काम करने वाली नादिया अपने बेटे से बात कर रही होती है। वो खुशी खुशी अपने बेटे से कहती है कि आज तुम्हारे पापा आने वाले हैं और वही तुम्हारा नाम भी रखेंगे। हालांकि नादिया को देखकर साफ लगता है कि वो अंदर से काफी टूट चुकी है। उस लड़के ने अब तक अपने पिता को कभी नहीं देखा था, इसलिए पापा के आने की खबर सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। नादिया अपने बेटे को बताती है कि उसके पापा उसे सर्कस के बाहर मिलने के लिए आ रहे हैं। इतने में सर्कस के अंदर शो शुरू हो जाता है, इसलिए नादिया वहां चली जाती है। लेकिन वो लड़का अपने पिता का इंतजार करते हुए गेट के पास ही खड़ा रहता है। तभी अचानक सर्कस के अंदर एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है। इस धमाके में नादिया की भी मौत हो जाती है। जलते हुए सर्कस को देखकर वो लड़का फूट फूट कर रोने लगता है। तभी वहां उसका पिता राया पहुंचता है। दरअसल वही लड़का राया का इंतजार कर रहा था। राया के पास उस समय करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो बच्चे को अपने साथ लेकर वहां से निकल जाता है। दोनों कार में जा रहे होते हैं और लड़का लगातार रोता रहता है। वो नादिया को लेकर राया से एक के बाद एक सवाल पूछता है। नादिया की मौत का सच राया खुद भी स्वीकार नहीं कर पा रहा था। ऊपर से बच्चे के लगातार सवालों से वो परेशान हो जाता है और उसे कुछ देर चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन बच्चा सवाल पूछना बंद नहीं करता। शराब के नशे में राया गुस्से में कार से नीचे उतर जाता है। उसने कार का हैंड ब्रेक भी नहीं लगाया होता। नतीजा ये होता है कि कार अपने आप आगे बढ़ने लगती है और फिर पहाड़ से नीचे जा गिरती है। अब कहानी अचानक 10 साल पीछे चली जाती है। उस समय भारत को भले ही आजादी मिल चुकी थी, लेकिन गोवा में हालात अभी भी पूरी तरह नहीं बदले थे। वहां 2 बड़े माफिया गैंग हुआ करते थे, एक सेबास्टियन का गैंग और दूसरा फर्नांडिस का। असल में सेबास्टियन और फर्नांडिस दोनों सगे भाई थे, लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। एक दिन किसी ने फर्नांडिस के बेटे की हत्या कर दी। बेटे के अंतिम संस्कार के दौरान फर्नांडिस को उम्मीद होती है कि शायद उसका भाई सेबास्टियन अब उसके साथ आकर खड़ा होगा, लेकिन वहां सेबास्टियन के बजाय राया और उसकी बहन गंगा पहुंचते हैं। दोनों वहां आते ही फर्नांडिस के गैंग पर हमला शुरू कर देते हैं। दरअसल फर्नांडिस के गैंग के लोगों ने गंगा के साथ गलत व्यवहार किया था। इसी वजह से राया और गंगा मिलकर पूरे गैंग का सफाया करना चाहते थे। तभी फर्नांडिस का बड़ा भाई सेबास्टियन वहां पहुंच जाता है। सेबास्टियन कहता है, तुम मेरे भाई हो, लेकिन मैंने कभी तुम्हारे झगड़े में दखल नहीं देना चाहा। इसके बाद वो राया का साथ देता है। राया और गंगा मिलकर फर्नांडिस के पूरे गैंग को खत्म कर देते हैं। इसके बाद सेबास्टियन राया से कहता है कि तुम दोनों मेरे साथ काम करो। राया और गंगा भी तुरंत उसकी बात मान लेते हैं। धीरे धीरे सेबास्टियन गोवा का एक बहुत ही ताकतवर आदमी बन जाता है। उसकी एलिजाबेथ नाम की एक गर्लफ्रेंड होती है और एलिजाबेथ का एक छोटा भाई टॉनी भी है। एलिजाबेथ और टॉनी कई सालों से सेबास्टियन के लिए काम कर रहे थे और उसके बेहद भरोसेमंद लोग थे। अब राया और गंगा की टीम में शामिल होने के बाद सेबास्टियन का ध्यान खास तौर पर राया पर रहने लगता है। इसकी वजह भी साफ थी। राया का काम करने का तरीका बाकी लोगों से बिल्कुल अलग था। वो बातों से ज्यादा हिंसा पर भरोसा करता था और अपना काम बहुत जल्दी खत्म कर देता था। सेबास्टियन की रेविका नाम की एक बेटी भी थी। रेविका को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था और वो अक्सर किसी न किसी से झगड़ती रहती थी। एक बार राया उसकी ऐसी ही एक हरकत देख लेता है। रेविका का ये अंदाज राया को पसंद आता है और देखते ही देखते दोनों एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। वे साथ में काफी समय बिताने लगते हैं और गैंग के लगभग हर आदमी को उनके रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। दूसरी तरफ एलिजाबेथ और टॉनी मिलकर सेबास्टियन को मारने की योजना बना रहे होते हैं। उनका मकसद साफ था, सेबास्टियन को हटाकर उसकी जगह खुद बैठना। लेकिन सेबास्टियन को मारना आसान नहीं था। उसके चारों तरफ हमेशा भारी सिक्योरिटी रहती थी, इसलिए दोनों को एक ऐसा प्लान बनाना था जिसमें कोई गलती ना हो। आखिरकार वे सेबास्टियन को एक सर्कस में ले जाकर वही मारने का प्लान बनाते हैं। इस काम के लिए एलिजाबेथ और टॉनी ने सर्कस के अंदर अपने कई आदमियों को पहले ही पहुंचा दिया था, लेकिन तभी राया भी उस सर्कस में पहुंच जाता है। शो के दौरान राया की नजर नादिया पर पड़ती है। उसे नादिया पहली नजर में ही पसंद आ जाती है। शो खत्म करने के बाद नादिया अंदर जाने लगती है और राया भी उसके पीछे चला जाता है। वहां पहुंचते ही राया को कई लोग मरे हुए दिखाई देते हैं। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। वो सर्कस के अंदर जाता है तो अचानक कई जोकरों के भेष में लोग उस पर हमला कर देते हैं। राया सेबास्टियन को बचाने के लिए उन सभी से भिड़ जाता है। इसी बीच एक जोकर सेबास्टियन को गोली मार देता है। हालांकि गोली उसके हाथ में लगती है और वो बच जाता है। दूसरी तरफ राया अकेले ही वहां मौजूद सभी जोकरों की जमकर पिटाई करता है। सबको खत्म करने के बाद राया सोचने लगता है कि आखिर इतने सारे जोकरों को सर्कस के अंदर किसने पहुंचाया होगा। तभी उसका शक नादिया पर जाता है। राया नादिया से काफी रूखे तरीके से बात करता है। इससे नादिया को गुस्सा आ जाता है और वो राया के मुंह पर थूक देती है। उधर एलिजाबेथ और टॉनी किसी न किसी पर इस हमले का इल्जाम डालना चाहते थे। उन्हें नादिया पर शक करना सबसे आसान लगता है, इसलिए वे नादिया को निशाना बनाने लगते हैं। वे नादिया को पकड़कर वहीं खत्म करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी राया वहां पहुंच जाता है। वो नादिया को बचा लेता है और टॉनी को पकड़कर उसकी जमकर पिटाई करता है। दरअसल
सर्कस में पकड़े गए एक जोकर ने राया को उनका पूरा प्लान बता दिया था। इसके बाद गंगा एलिजाबेथ से कहती है कि अगर वो साबित करना चाहती है कि उसका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है तो उसे अपने भाई को मारना होगा। एलिजाबेथ को अपने भाई टॉनी से बहुत प्यार था, उसके लिए उसे मारना बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि आखिरकार एलिजाबेथ अपने ही भाई को गोली मार देती है। अब अपने भाई की मौत से एलिजाबेथ का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि राया और गंगा की वजह से उसे अपने ही भाई को मारना पड़ा। अब नादिया की जान भी खतरे में थी। गंगा नादिया के पास जाकर उसे चेतावनी देती है कि एलिजाबेथ की वजह से उसकी जान को खतरा है। वो नादिया को कुछ पैसे देकर कहती है कि वो यहाँ से कहीं दूर चली जाए। नादिया पैसे लेकर वहां से निकलने के लिए ट्रेन पकड़ने चली जाती है, लेकिन तभी राया वहां पहुंचता है और नादिया को फिर सर्कस में वापस ले आता है। राया उससे कहता है कि तुम अपना काम करो, तुम्हें कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। उस दिन के बाद राया हर रोज नादिया का शो देखने सर्कस आने लगता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आने लगते हैं। एक दिन नादिया राया को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहना चाहती है, साथ ही उस दिन उससे गलत तरीके से बात करने के लिए माफी भी मांगती है। बातों बातों में दोनों अपने अतीत के बारे में भी एक दूसरे को बताते हैं। राया की मां ने उसके पिता की हत्या कर दी थी। इसके बाद मां की तरफ से भी उन्हें कोई सहारा नहीं मिला, इसलिए राया ही अपनी बहन गंगा की देखभाल करने लगा। इसी दौरान राया ने एक आदमी के लिए काम करना शुरू किया था। उसका काम था दफनाए गए लोगों की कब्रों से सोना निकालकर उस आदमी तक पहुंचाना। कोई ये काम करने को तैयार नहीं था, इसलिए राया ने इसे अपना लिया। उसे अपनी बहन की जिम्मेदारी जो उठानी थी, उसी इलाके में एक प्रोस्टिट्यूट गंगा पर नजर रखती थी और उसे भी इसी तरह के काम करवाना चाहती थी। एक दिन एक आदमी गंगा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तभी राया वहां पहुंचकर उस आदमी की जमकर पिटाई कर देता है। इसके बाद वो उस महिला को भी नहीं छोड़ता जो गंगा से ये सारे काम करवा रही थी। राया जब ये सारी बातें नादिया के साथ शेयर करता है तो दोनों के बीच का रिश्ता और मजबूत हो जाता है। अब वे मानसिक और शारीरिक रूप से भी काफी करीब आ चुके थे। धीरे धीरे ये बात पूरे शहर में फैल जाती है, यहाँ तक कि सेबास्टियन की बेटी रेविका को भी इस रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। राया रेविका को बिल्कुल नजरअंदाज करने लगता है। इस वजह से रेविका के मन में नादिया को लेकर बहुत जलन पैदा हो जाती है। एक दिन रेविका नशे में राया पर जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन राया उसकी किसी बात का जवाब नहीं देता। इसके बाद गंगा राया को समझाती है कि तुम रेविका को इस तरह बार बार क्यों दुख दे रहे हो। अगर तुम यही सब करते रहे तो हम सेबास्टियन की विरासत को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। गंगा की बात राया के दिमाग में बैठ जाती है। उस दिन के बाद राया रेविका के साथ रहने लगता है। वो रेविका के करीब जरूर होता है, लेकिन उसके दिमाग में हर वक्त नादिया ही रहती है। इसी बीच सेबास्टियन राया और रेविका की शादी तय कर देता है, लेकिन शादी वाले दिन सेबास्टियन राया के पास आता है और उसे एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि जिस लड़की के साथ तुम घूम रहे थे वो प्रेग्नेंट है और उसके पेट में तुम्हारा बच्चा है। इसके बाद सेबास्टियन साफ कहता है कि वो नादिया को बहुत बुरी तरह मारने वाला है। इतना ही नहीं, वो उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर राया को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो अपना गुस्सा बाहर नहीं आने देता। वो उसी दिन जमकर शराब पीना शुरू कर देता है। गंगा राया के चेहरे पर छिपा गुस्सा देख लेती है। उसे समझ आ जाता है कि राया नादिया से सच्चा प्यार करता है। अब जब सेबास्टियन ने उसके बच्चे को मारने की बात कह दी थी, गंगा को भी पता था कि राया को रोकना आसान नहीं होगा। राया गंगा से कहता है कि सेबास्टियन को अपनी विरासत आगे कैसे ले जानी है, ये उसे हम सिखाएंगे। इसके बाद दोनों पार्टी में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पार्टी में पहुंचते ही राया सीधे सेबास्टियन पर हमला कर देता है। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई होती है और आखिरकार राया सेबास्टियन को मार देता है। उसी समय गंगा भी वहां पहुंच जाती है और दोनों मिलकर अपने पास मौजूद बंदूकों से वहां के लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। तभी रेविका भी हाथ में बंदूक लेकर वहां पहुंचती है। उसे पता चल चुका था कि उसके पिता को राया ने मारा है। गुस्से में रेविका राया पर 4 गोलियां चला देती है। राया वहीं गिर जाता है। गंगा अपनी बंदूक उठाकर रेविका के सिर में गोली मार देती है और उसे भी वहीं खत्म कर देती है। इसके बाद गंगा अपने घायल भाई राया को कार में बैठाकर वहां से निकल जाती है। वो उसे अस्पताल ले जा रही होती है। रास्ते में गंगा राया से कहती है, मैंने तुम्हारे लिए जिंदगी में बहुत कुछ किया है, अब तुम सिर्फ एक बार मेरे लिए जी जाओ। लेकिन तभी सेबास्टियन के बहुत सारे आदमी उनका पीछा करने लगते हैं। दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण गंगा समझ जाती है कि वो अकेले सबको नहीं रोक पाएगी, इसलिए वो कुछ लोगों की मदद से राया को वहां से सुरक्षित बाहर भेज देती है। अब सीन कट होता है और अगली बार हमें राया दिखाई देता है। उसे पता चलता है कि उसकी बहन गंगा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर सुनकर राया बुरी तरह टूट जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करने वाली इंसान उसकी बहन ही थी। अब कहानी थोड़ी फ्लैशबैक में जाती है और हमें एलिजाबेथ दिखाई देती है। गंगा की मौत से पहले एलिजाबेथ उसके पास थी। अब एलिजाबेथ के पास अपना बदला लेने का मौका था। वो गंगा को बांधकर नादिया को वहां लेकर आती है। उसका प्लान था कि जिस तरह टॉनी की मौत हुई उसी तरह गंगा को भी मरवाया जाए। इसके बाद वो नादिया के हाथों गंगा को गोली मरवा देती है। एलिजाबेथ ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो चाहती थी कि जब राया को पता चले कि उसकी बहन को नादिया ने मारा है तो वो अंदर से पूरी तरह टूट जाए। राया को जब अपनी बहन की मौत का पता चलता है तो उसका गुस्सा बेकाबू हो जाता है। वो एलिजाबेथ और उसके पूरे गैंग को खत्म करने के लिए निकल पड़ता है। आखिरकार राया एलिजाबेथ और उसके पूरे गैंग का सफाया कर देता है। इसके बाद वो गोवा
छोड़कर मकाऊ चला जाता है। मकाऊ में वो एक माफिया गैंग के साथ काम करना शुरू कर देता है और वहां उसकी अपनी एक मजबूत टीम भी बन जाती है। कुछ समय बाद राया को एक काम के सिलसिले में दोबारा गोवा लौटना पड़ता है। गोवा आने के बाद वो एक बार फिर नादिया से मिलने की इच्छा रखता है और यहीं से फिल्म हमें वापस उसके पहले सीन पर ले आती है। नादिया अपने बेटे से कह रही होती है कि तुम्हारे पापा आने वाले हैं और वो तुम्हारा एक अच्छा सा नाम भी रखेंगे। वो ये भी कहती है कि तुम्हारे पापा तुमसे मिलने के लिए सर्कस के बाहर इंतजार करेंगे, लेकिन तभी वहां एक भयंकर ब्लास्ट होता है और नादिया की मौत हो जाती है। राया रोते हुए उसके बेटे को वहां से अपने साथ ले आता है। बच्चा रास्ते भर अपनी माँ के बारे में उससे सवाल करता रहता है। राया को गुस्सा आने लगता है। कुछ देर बाद वो पहाड़ के ऊपर कार रोक देता है। इस बार वो कार का हैंड ब्रेक भी लगा देता है, लेकिन अचानक कार आगे बढ़ती है और पहाड़ से नीचे पानी में जा गिरती है। जब कार पानी में डूबने लगती है तो राया अपने बेटे को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और उसे बचा लेता है। इसके बाद राया अपने बेटे को अपने साथ रखना नहीं चाहता। वो उससे कहता है कि यहाँ से कहीं भी चला जा, लेकिन उसका बेटा वहां से जाने को तैयार नहीं होता। तब राया उसके सामने बंदूक तानकर गुस्से में कहता है कि यहाँ से चले जाओ। डरकर उसका बेटा वहां से चला जाता है। अब राया मकाऊ से दोबारा गोवा लौटता है और वहां मौजूद बाकी गैंग्स को भी खत्म करना शुरू कर देता है। धीरे धीरे गोवा पर उसका ही दबदबा हो जाता है, लेकिन राया लगातार शराब पी पीकर अपनी सेहत खराब कर रहा था। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन राया अपने कमरे में होता है, तभी वहां मेलिसा नाम की एक लड़की आती है। वो राया से कहती है कि तुमने मेरे पिता की जान बचाई थी, लेकिन जिन लोगों ने तुम्हें मारने की कोशिश की उन्होंने मेरे शरीर में बम लगाकर मुझे तुम्हारे पास भेजा है। वो बताती है कि ये बम सिर्फ 2 मिनट में फटने वाला है। राया शांत होकर कहता है कि हमारे पास 2 मिनट है ना, इन 2 मिनटों में बहुत कुछ किया जा सकता है। इसके बाद वो बम निकालता है और खिड़की से बाहर फेंक देता है। इस तरह वो मेलिसा की जान बचा लेता है। धीरे धीरे मेलिसा और राया भी एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। एक दिन मेलिसा राया से पूछती है, क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ? राया जवाब देता है, जब तक तुम मुझे सहन कर सकती हो तब तक मेरे साथ रह सकती हो। इसके बाद दोनों काफी करीब आ जाते हैं। कुछ दिन गुजरने के बाद मेलिसा की डिलीवरी का समय आता है। राया उससे मिलने जाना चाहता है, लेकिन तभी वो एक बड़ी मुसीबत में फंस जाता है। कई लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर हमला शुरू कर देते हैं। राया अकेले ही उन सभी से लड़ना शुरू कर देता है। वो एक एक करके सबका सामना करता है, लेकिन लड़ाई के दौरान उसकी नजर एक ऐसे आदमी पर पड़ती है जिसने मास्क पहन रखा था। वो आदमी अचानक वहां से भाग जाता है। राया उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आता। उस आदमी की वजह से राया काफी परेशान हो जाता है। वो जहां भी जाता वो आदमी आसपास कहीं ना कहीं दिखाई देता था। हालांकि वो सीधे हमला नहीं करता और बहुत सावधानी से राया का पीछा करता रहता है। इसी बीच मेलिसा के घर एक बेटे का जन्म होता है, जिसका नाम रखा जाता है आडम। देखते ही देखते 5 साल बीत जाते हैं। अब आडम का 5वां जन्मदिन होता है। जन्मदिन की पार्टी के दौरान एक बार फिर राया पर हमला होता है। वही रहस्यमयी लड़का राया पर हमला करने दोबारा आता है। राया बंदूक निकालकर उसे गोली मारने वाला होता है, लेकिन वो लड़का फिर भाग निकलता है। काफी देर तक सस्पेंस बनाए रखने के बाद फिल्म हमें असली सच बताती है। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि नादिया का बेटा था। वो अपने पिता राया को मारने आया था, लेकिन राया अब भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसका बेटा उसे क्यों मारना चाहता है। इसी बीच वो लड़का राया के दूसरे बेटे आडम को किडनैप कर लेता है। राया अपने बेटे को ढूंढते हुए उसके पीछे जाता है। वहां दोनों के बीच बहुत बड़ी लड़ाई होती है। लड़ाई के दौरान भी राया बार बार उससे यही पूछता रहता है कि आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो। उस लड़के के दिल में अपने पिता को लेकर बहुत गुस्सा और दर्द था। उसे हमेशा यही महसूस हुआ कि उसे कभी अपने पिता का प्यार नहीं मिला। उसके पिता जिंदा होने के बावजूद उसे अपनी जिंदगी अकेले जीनी पड़ी। तब राया उससे कहता है कि मेरा गुस्सा तुमसे नहीं है। अगर तुम्हें मुझसे इतनी नफरत है तो मुझे अभी यहीं मार दो। मैं भी इस दर्द के साथ जीना नहीं चाहता। लेकिन वो लड़का राया को मार नहीं पाता। वो दूर जाकर रोने लगता है। कुछ देर बाद वो अपनी माँ नादिया को याद करते हुए फिर गुस्से में राया के पास आता है और चाकू से उस पर हमला कर देता है। राया की मौत हो जाती है। तभी वहां आडम दौड़ता हुआ आता है और राया को पापा कहकर पुकारता है। और यही फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। असल में नादिया का बेटा कभी जिंदा था ही नहीं। राया जिन लड़ाइयों को असल समझ रहा था वे सब उसकी हेल्यूसिनेशन थी। जिस लड़के से वो बात कर रहा था, जिसके साथ वो लड़ रहा था और जिसे वो अपने आसपास देख रहा था, वो सब उसके दिमाग की बनाई हुई एक कल्पना थी। ये सब उस समय से शुरू हुआ था जब एडम पैदा हुआ और उसने राया को पापा कहकर बुलाना शुरू किया। असलियत ये थी कि जिस दिन कार पानी में डूबी थी उसी दिन राया का बड़ा बेटा मर चुका था। राया उसे बचा नहीं पाया था, लेकिन उसके दिमाग ने इस सच्चाई को स्वीकार करने के बजाय यही मान लिया कि उसने अपने बेटे को बचा लिया है। इसी वजह से वो लड़का किसी और को दिखाई नहीं देता था, सिर्फ राया को ही दिखाई देता था। राया उसी काल्पनिक बेटे से बातें करता, उसके साथ लड़ता और उसे अपने आसपास देखता रहता। असल में वो अपने ही दिमाग में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा कर चुका था। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है। मकाऊ से गोवा लौटने के बाद मकाऊ माफिया के कुछ लोग राया को मारने के लिए उसके पीछे आते हैं। राया अकेले ही उन सभी से लड़ता है, लेकिन दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। इसलिए राया वहां मौजूद बर्फ के पहाड़ को ब्लास्ट कर देता है। उसे समझ आ जाता है कि उस बर्फीले स्लाइड की चपेट में वो खुद भी आने वाला है और
शायद उसकी मौत तय है, लेकिन मरने से पहले राया की सिर्फ एक इच्छा होती है। वो अपने बड़े बेटे को एक बार गले लगाना चाहता है। जैसे ही राया अपने बेटे को याद करता है, वो लड़का उसके सामने आ जाता है और उसे गले लगा लेता है। जिस बच्चे को अपने पिता का प्यार कभी नहीं मिला था, आखिरकार उसे उस पल अपने पिता की बाहों में वही प्यार महसूस होता है। और इसी भावुक पल के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी बताई हुई ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही और मजेदार मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियोस के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।